नमस्कार दोस्तों, फेसबुक के इस लाइव प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। newsplatform.in नाम का यह पेज जो कि समय समय पर अनेक सामाजिक गतिविधियों के कार्यक्रम को प्रसारित करता है और आप लोगों की समस्याओं को भी सुनकर इस कार्यक्रम में रखा जाता है। आज का टॉपिक है घरेलू हिंसा और उसके साथ साथ काम करने वाले जगहों पर यौन उत्पीड़न। इससे संबंधित आज चर्चा की जाएगी। आज हमारे बीच में परिचर्चा होगी जिसमें कि हमारे साथ दो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ममता सिंह जी जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, उनके बारे में सभी लोगों को पता है। और आज हमारे साथ में पैनलिस्ट में पूर्णिमा शर्मा जी जो कि वहाँ की जम्मू की डिप्टी मेयर हैं जम्मू नगर निगम में, और साथ में एडवोकेट भी हैं जो कि इन समस्याओं को अच्छी तरह से भली भांति पूर्वक जानती हैं, समझती हैं और इसमें विचार प्रकट करती हैं, जगह जगह पर समय समय पर सलाह देती हैं। और चूंकि खुद भी वर्किंग महिला हैं तो वो ये सब चीज को ज्यादा गहराई से समझते हुए लोगों को बता सकती हैं। तो मैं ज्यादा समय लेट ना करते हुए सीधा पैनलिस्ट को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार ममता सिंह जी। नमस्कार पूर्णिमा दीदी। नमस्कार जी। जी, आप लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और ममता दीदी का तो कार्यक्रम ही है, तो स्वागत करना क्या, मैं बोल सकता हूँ कि स्वागत सराहनीय योग्य है और काफी उनकी जो काम है प्रशंसनीय है, जो ये इस कार्यक्रम को चालू करवाई हैं। और आज आप पूर्णिमा जी आप आई हैं इसमें पैनलिस्ट बन के लोगों को सलाह देने, लोगों को अपना विचार प्रकट करने, इसलिए आपका भी हार्दिक स्वागत है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ममता दीदी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आप ही पूर्णिमा दीदी से आज शुरुआत करिए। जी दीदी। पूर्णिमा जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आज हम जो घरेलू हिंसा और उसपे दूसरा है उसके साथ और काम करने की अपनी वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट, तो ये दोनों एक ही टॉपिक ना होते हुए इसके साथ सब टॉपिक जो है ये यौन उत्पीड़न अपने काम करने की जगह पे। तो मैं आपसे, एक एडवोकेट भी हैं आप, और आप इस टाइम बहुत ही मैं कहूंगी कि इतनी व्यस्त होने के साथ साथ भी आप समय भी हमें दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो ये जो घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा का मेन जो रीजन है, हम पीछे काफी डिस्कशन इस टॉपिक पे हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि जो घरेलू हिंसा है जम्मू कश्मीर में, खासकर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें, तो हमारे इस यूटी में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और इसमें महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इतने कानून बने हैं, उसके बावजूद भी हमारी महिला जो है वो अपने आप को सुरक्षित, जितना कानून बने हैं उससे भी ज्यादा वो असुरक्षित क्यों महसूस करती है? हाँ ममता जी, आपने बहुत ही एक सुटेबल क्वेश्चन किया है। हमारा कल का दिन एक महिला सशक्तिकरण का, महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाने का दिन है, और इस दिन से पूर्व संध्या पर हम इस डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं। और हमारा जो टॉपिक है कि हमारी घरेलू हिंसा क्यों होती है और क्या इसका परिप्रेक्ष्य रहता है। जो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक एक्ट बना था हमारा 2005 में, इसके अंतर्गत हम महिलाओं को इसके वे आउट दे सकते हैं कि अगर किसी के साथ, अगर महिला के साथ हमारी घरेलू हिंसा होती है तो हम महिला को कैसे प्रोटेक्ट करा सकते हैं, किसके अगेंस्ट हम प्रोटेक्ट करा सकते हैं। अगर हम किसी महिला को किसी को इंजरी हो जाती है
या किसी के लिम्स को अगर हम हर्ट करते हैं, किसी की सेफ्टी या वेलबींग को हम हर्ट करते हैं, किसी को मेंटली या फिजिकली भी हम टॉर्चर करते हैं, तो इसको हम घरेलू हिंसा ही काउंट करते हैं। तो हमारी जो महिलाएं हैं उनको किसी प्रकार की भी अगर कोई उसके जो इन-लॉज की तरफ से या उनके रिलेटिव्स की तरफ से कोई उनसे डॉरी मांगता है और डॉरी मांगते हुए उसे कोई ऐसी आपत्तिजनक समस्या में घेर लेता है, तो ऐसी सिचुएशन को भी हम एक घरेलू हिंसा में ही काउंट करेंगे। इसमें जैसे फिजिकल अब्यूज हो जाती है, सेक्सुअल अब्यूज हो जाती है, या मेंटल टॉर्चर, वर्बल जेस्चर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और हमारा कोई भी महिला का मीन्स होता है, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, या कोई विडो हो, या कोई और भी कोई महिला हो, तो हम इसको इसमें सम्मिलित करते हैं। ममता जी, हमारे जो घरेलू हिंसा होती है उसके प्रति अगर हम किसको कंप्लेन वगैरह फाइल कर सकते हैं, इसमें कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है? महिला जो खुद विक्टिम होती है अंडर सेक्शन 5, वो सॉरी अंडर सेक्शन 4 के अंतर्गत, वो खुद भी जो विक्टिम होती है वो भी किसी कंसर्न जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं उनको कंप्लेन फाइल कर सकती है, और या उसके साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति उसके बिहाफ पे वो कंप्लेन इस डोमेस्टिक वायलेंस की वो फाइल कर सकता है। घर में कोई भी हमारा जो विक्टिमाइज करने वाला है या कोई भी एडल्ट है हमारे जो घर में रहने वाला, अगर हम इन-लॉज के घर में रहते हैं तो उस घर का कोई भी एडल्ट अगर कोई अपना डोमेस्टिक वायलेंस करता है उसके अगेंस्ट हम कर सकते हैं। उसका रिलेशन में कोई है, अभी कोई फर्दर अमेंडमेंट हुई है, शायद उनके रिलेटिव्स को एग्जम्प्ट किया गया है कि जो हस्बैंड के रिलेशंस में है उनके अगेंस्ट हम कोई कंप्लेन फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसको हम कंप्लेन फाइल करते हैं, ये हमारा सेक्शन 5 के अंतर्गत इसको काउंट किया गया है। एनी पुलिस ऑफिसर कंसर्न्ड ऑफ दैट वेरी प्लेस, या कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, हमारा पीओ हो, उसको हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। हमारा कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, हम कहीं पे काम कर रहे हैं, वहां पे सर्विस जो हमें प्रोवाइड कर रहा है उसके भी हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, या कोई एनजीओ कंसर्न हमारे एरिया में रहती है उसको हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, या कोई हमारा मजिस्ट्रेट है, हमारे मजिस्ट्रेट जो कंसर्न है एरिया का, हम उसको हम इस कंप्लेन के प्रति अवगत करा सकते हैं। डोमेस्टिक रिलेशन में जी जी पूर्णिमा जी, हाँ, मैं इसमें एक और भी जोड़ूंगी कि जो महिला पीड़ित है, तो हाँ वो जो आपने बताया कि आपने वो मैजिस्ट्रेट तक नहीं पहुंच सकती, अगर उसके घर में ही अपने ससुराल में ही वो पीड़ित है, तो वो वहां तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल है। जो प्रोटेक्शन अफसर है उसको नहीं मालूम कि वो कैसे वहां तक पहुंचेगी। परिवार उसका अगर सहयोग नहीं कर रहा, वो अकेली औरत क्या करेगी? मैंने जैसे बोला कि उसके संबंधी अगर किसी के पास अगर वो नहीं जा सकती है तो वो बाय टेलीफोनिकली अपने कोई बिहाफ पे किसी को कंप्लेन फाइल कर सकती है। उसमें मैंने जो ऑफिसर्स काउंट किए वो उसमें इंक्लूडेड हैं, वो टेलीफोनिकली भी उसको कंप्लेन करवा सकती है। इवन उनके बिहाफ में अगर उसके मोहल्ले में कोई उसको अप्रोच करता है या उसको वो अप्रोच करती है कि मेरे साथ ऐसे घरेलू हिंसा हुई है, मैं किसी ऑफिसर को अप्रोच नहीं कर पा रही हूँ, आप उसके बिहाफ पे कोई भी उनका नियर बाय पर्सन जो है वो उस कंप्लेन को फाइल कर सकता है। ठीक है, ये अच्छा है। जी जी जी। और उसके बाद हमारा जो ऑर्डर है विच कैन बी पास्ड अंडर सेक्शन 18 के अंतर्गत, उसमें हम काउंसलिंग करा सकते हैं उसकी। अगर वो रिपैच करना चाहती है तो हम उसकी काउंसलिंग करा के अंडर सेक्शन 18 के तहत उसको इसका भी हक जो है उस विक्टिम को मिल सकता है। जो इसमें आप जो उनके इन-लॉज वाले हैं वो उस महिला को घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसमें जो हमारा उनका अगर उनके प्रेमिसेस में कोई कैमरा होल्डिंग है तो वो भी एज ए एविडेंस हम उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड हमारा जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के अंडर भी उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
उसको हम मॉनेटरी हेल्प भी दे सकते हैं, उसकी हम कस्टडी ऑर्डर भी, अगर उसके साथ कोई बच्चा रह रहा है कि जो रिलीफ उस महिला को मिलेगा वो उस रिलीफ में, उनकी कस्टडी में अगर उसके बच्चे हैं तो उनको भी इसका प्रावधान है कि उसका रिलीफ उसको भी मिल सकता है। और कंपनसेशन अगर कोई डैमेज वगैरह हुआ है तो उसका वो भी मिल सकता है। और उसके अगेंस्ट हमारे जो डोमेस्टिक वायलेंस जो रिपोर्ट है, हम कंसर्न पुलिस ऑफिसर को इसको इंक्वायर कराना भी चाहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ अगर हमारी ये सेक्सुअल हैरासमेंट होती है किसी ऐसी वर्क प्लेस पे, तो उसमें हमारा ये रहता है कि हमारा प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एंड रिड्रेसल एक्ट बना था 2013 में, हमारी विशाखा गाइडलाइंस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस हुआ था स्टेट ऑफ राजस्थान के अगेंस्ट, तो उसके बाद एक लॉ बना था जिसके अंतर्गत कोई भी वर्किंग प्लेस पे अगर महिला के साथ कोई भी छेड़खानी होती है या उसे फिजिकली हरास किया जाता है या उसे सेक्सुअली हरास किया जाता है, तो यू कैन इजिली फाइंड द कंप्लेन अगेंस्ट दैट वेरी कंप्लेन। बहुत अच्छा, आपने काफी डिटेल में पूर्णिमा जी और आसान तरीके से बताया, जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं तो इसमें वो काफी महिलाएं ऐसी भी हैं जो इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुन रही होंगी और वो जी जी उसका मैं नहीं चाहूंगी कि उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, किसी अगर कोई ऐसी महिला को पीड़ित है तो ये गाइडलाइंस जो आपने बताई ये उसके जी जी लिए इस्तेमाल हो, काफी वो कारगर सिद्ध ज्यादा हो सकती है ममता जी। इसमें हम वर्क प्लेस ना कि हमारा सिर्फ काम करने वाली जगह को ही नहीं काउंट करते हैं। इस वर्क प्लेस में हमारा जैसे कॉलेज है, अगर हम किसी व्हीकल में ट्रांसपोर्ट में अगर ट्रेवल कर रहे हैं कि कोई व्हीकल होल्डर हमें कोई छेड़खानी करता है, या हमारी आप देखेंगे कि 2016 में एक अमेंडमेंट हुई थी जो आर्मी में हमारी महिलाएं काम करती हैं, अगर उनके साथ कभी कोई सेक्सुअल हैरासमेंट होती है उनके वर्क प्लेस पे, तो उन आर्मी एरियाज को भी उसमें हमारा 2016 की जो अमेंडमेंट हुई थी, after that place is be counted as that very place be also be counted under this very act। अगर हम उसमें जो ये है इसमें वर्क प्लेस का जो हमें प्रावधान ये बनाना पड़ा, वो इसलिए बनाना पड़ा कि हमें रियलाइज हो कि हमारी जेंडर इक्वालिटी है। अगर उसके पास पुरुष वर्ग के साथ अगर कोई छेड़खानी करता है तो अगर वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, एक खुले माहौल में महिला क्यों नहीं काम कर सकती? अपने वर्क प्लेस पे एक अच्छे और स्वस्थ माहौल में महिला क्यों नहीं काम कर सकती? इसमें हमारे पास प्रावधान इक्वलिटी का रहता है आर्टिकल 14 के तहत, आर्टिकल 19(1)(z) के तहत कि हमें फ्रीडम मिली हुई है, और आर्टिकल 42 में जो हमारा डेमोक्रेटिक जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है टू वर्क अंडर जस्ट एंड अ ह्यूमन कंडीशन, एक स्वस्थ माहौल में काम करना हमें आर्टिकल ने प्रोवाइड किया है। अगर हमें ये सारे प्रावधान हमारे साथ हैं तो हम क्यों ना एक स्वस्थ और एक खुले माहौल में एक महिला अपने वर्क प्लेस पे फ्रीडम के साथ काम कर पाए। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ऐसे हमारी सरकारों के द्वारा प्रावधान हमारे साथ हैं। इसमें ये भी रहता है कि हमारी प्रॉपर हमारी ग्रोथ हो, सोशली हम डेवलप्ड हो, तो महिला अपने आप में एक उड़ान भर सकती है अगर उसे स्वस्थ माहौल मिले। जी 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 बहुत अच्छा पूर्णिमा जी, आपने काफी डिटेल में इसका विस्तार से बताया। ये काफी अच्छा हमारी बहनों को ये मिलेगा। मुझे लगता है कि इसमें हमारे पास और भी हम जो बहनें अवेयर करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी बहनें वो कंप्लेन फाइल करना और वहां तक क्योंकि वो जो समाज में वो नहीं आगे आना चाहती कि हमारी ऐसी कोई बात हो, तो वो हम उनके रिश्तेदार भी कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल। वो इसका रिड्रेसल जो है इसके लिए 2 कमेटीज बनी हुई हैं, हमारी जो ब्लॉक लेवल पे होती है, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज होती हैं, 2 हमारी इंटरनल, एक हमारी एक्सटर्नल कमेटी रहती है जो इसको रिड्रेसल को इंक्वायर करती है। आप इसमें हमारा सेफगार्ड रहता है कि हम वर्क प्लेस पे बहुत इंडिपेंडेंटली काम करें,
बहुत ही एक अच्छे स्वस्थ माहौल में काम करें। और जो विशाखा गाइडलाइंस की हमारी है, ये जो गाइडलाइन हमारी इसमें 2016 के बाद हमारा जो लॉ परिवर्तित हुआ था इसकी इसी गाइडलाइंस के ऊपर, तो इससे हमें एक फ्रीडम मिली थी, एक हमें सहज माहौल मिला था, जिसमें हम बेधड़क होके महिला जो कम्युनिटी है कहीं भी जहां भी उसको जरूरत हो, जो भी उसकी वर्क प्लेस हो, चाहे उसको कॉलेज में हमारी महिला बच्ची पढ़ रही है या ट्रांसपोर्ट में हमारी ट्रेवल कर रही है, वो निधड़क होकर वो इस चीज को एंजॉय कर सकती है। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि कुछ प्रश्न हमारे मन में ये भी थे, जैसे दिनेश जी ने भी पिछली बार उनको आंसर नहीं मिला, कि जो जी जी इस कानून का जो जी जी महिलाओं के लिए ये है बना है, और उसमें अगर वो उसका मिस यूज करते हैं, जी जी और उसमें उसमें जो उनके जो फादर इन लॉ, जो मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ जो है, हम पीछे जो सर्वे में हम सेंट्रल जेल में गए थे, तो कुछ महिलाएं अपनी बहू की वजह से वो कंप्लेन जो हुई, जहाँ उसका कहीं वो खुद को सुसाइड किया उसने, तो वो उसका नाम आने से, वो जबकि वो कह रही है कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो हाँ कहीं जी हाँ कहीं जी ना कहीं लगता है कि इसका मिसयूज भी होता है, हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मिसयूज होता है। इसमें हमारी आर्बिट्रेशन भी रहती है, हमारी काउंसलिंग भी बहुत इफेक्ट करती है, कि जिससे एक प्रॉपर विक्टिमाइज हुआ इंसान ही ये कंप्लेन फाइल करे, और इसका मिसयूज ना करते हुए कि कोई और विक्टिमाइज की कोई और महिला जो है इसमें विक्टिमाइज हो, या कोई घर में रहने वाला व्यक्ति इससे विक्टिमाइज हो, इसका पूरा प्रिकॉशन जो है इस एक्ट के अंडर हम लिया जाता है। तो इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? इस में हमारी जो एविडेंस बहुत वर्क करता है। एविडेंस जैसे मैंने आपको बोला कि हाँ, अगर उस प्रोमिसेस में हमारे कैमरास लगे हुए हैं, वो एज ए हमारा एविडेंस काउंट होता है। हमारे नियर बाय जो रहने वाले लोग हैं उनका बिहेवियर काउंट जो होता है वो एज ए एविडेंस हमारा काउंट होता है। हमारे घर में काम करने वाले नौकर हों, या कोई रिलेटिव रहता हो, या कोई हमारे घर में कोई ऐसा सर्वेंट है जो हमारी दिस वेरी वर्क प्लेस पे हमारे साथ हमारा काम करता हो, वो उसमें आई विटनेस रहता है, या उनके बिहेवियर को जो काउंट करे, कोई भी चीज, कोई भी ऐसा एविडेंस उनके बिहेवियर को काउंट करता है, इट सपोर्ट्स अस ए लॉट टू क्रॉस चेक दैट वेरी एविडेंस। ठीक हमारे है, अब इसमें दिनेश जी प्रावधान आप रहता है। भी पूर्णिमा जी, जी आप जी मेरा एक सवाल है जो कि सभी दर्शक भी शायद उनके मन में भी उठ रहा होगा कि यौन उत्पीड़न तो होता है, पर जिसके साथ होता है वो शिकायत कैसे कर सकता है? उसके लिए कोई नंबर हो या कोई ईमेल एड्रेस हो, या और दूसरा कि शिकायत कब तक दर्ज कराई जा सकती है? कोई उसका समय सीमा तय है उसका? जी 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 पूर्णिमा जी। जी मैंने जैसे आपके साथ बोला कि इसमें दो कमेटीज रहती हैं, दो इंटरनल कमेटीज हैं, एक एक्सटर्नल कमेटी है, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, हमारा ब्लॉक लेवल पे इसकी कमेटीज रहती हैं, आप उसमें कर सकते हैं। विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज आप इसकी रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, और इसका जी जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो विद इन 60 डेज में इसका रिड्रेसल हो जाता है। जी 90 डेज में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, और 60 डेज तक इसका जो है वो इसका रिड्रेसल हो जाता है रिपोर्ट का। जी। जी और जी बाय द वे उसमें उनको राहत नहीं मिलती है तो? दे कैन कंटिन्यू। इसमें इसमें ये भी प्रावधान रहता है, पनिशमेंट का भी एक प्रावधान रहता है इसमें। 5,000 से लेके हमारा 50,000 तक इसका जो है पनिशमेंट अमाउंट रहता है। अगर कोई ऐसी वर्क प्लेस है जहाँ पे उनका लाइसेंस वगैरह इशू हुआ होता है, तो इसमें उनका लाइसेंस रद्द करने की भी इसमें प्रावधान हमारे साथ रहता है। और इसमें जैसे आप पूछ रहे हैं कि इसमें क्या आप क्वेश्चन कर रहे थे दिनेश जी? में मान लीजिए उनको राहत नहीं मिलती है, हाँ जी हाँ कोई जी। अप्रोच, कोई दबाव ऐसा आ सकता है? नहीं, हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैंने जैसे बोला कि क्रॉस चेक ऑफ एविडेंस, आईओस जो आई विटनेसेस होती हैं वो हेल्प आउट करती हैं इसमें, कि जो विद इन 60 डेज आफ्टर फाइलिंग दैट वेरी कंप्लेन, यू कैन इजीली गेट दैट वेरी रिलीफ फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी।
अच्छा, इसमें जैसे चूंकि आप नगर निगम में हैं, डिप्टी मेयर हैं, तो आप भी बहुत सारी चीज को सामने देख रहे होंगे। नगर पालिकाओं में बहुत सारी बातें ऐसे आती होंगी, जैसे पिछले 2019 की एक घटना पेपरों में आई थी कि वहां किसी पार्षद ने आरोप लगाया था महापौर के ऊपर, शायद श्रीनगर के नगर निगम में। तो इस टाइप की घटनाओं को आप कैसे देखती हैं? चाहे नगर निगम हो या कोई भी हमारा वर्किंग एरिया है, पहले से आज जो है बहुत कंडीशंस ऐसी सुधरी हैं। महिला जो है वो खुद में सक्षम है, खुद को सिक्योर कर सकती है, और कुछ हमारे लॉज बने हैं वो भी हमें सक्षम बनाते हैं कि हम इनका प्रयोग जो है अच्छी तरह कर सके। जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे अंडर सेक्शंस हमें एम्पावर किया गया है, हम उन अपने अधिकारों को पहचाने और पहचान कर उनके अंतर्गत हम कंसर्न्ड ऑफिशियल्स को कांटेक्ट करें, उनको प्लीड करें और अपने प्रति होने वाली किसी भी समस्या का समाधान हम पा सके, ऐसा हम प्रयास करें। क्या इसमें जिसके साथ में उत्पीड़न हुआ है उसका सामने आना जरूरी है, या बेनामी भी वो शिकायत कर सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बेनामी होके भी शिकायत कर सकती है, कोई भी उनके बिहाफ पे भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो खुद ही सामने आए और कंप्लेंट फाइल करें। जी, तो आप चूंकि उस क्षेत्र में अधिकतर आप काम कर रहे होंगे, आपके पास शिकायतें तो आती होंगी इस टाइप से, आप उसका निराकरण कैसे करते हैं? निराकरण मैंने जैसे बोला कि अंडर जो हमारे डिफरेंट सेक्शंस के अंदर हमारे प्रावधान हैं, कुछ तो अगर हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई भी हमारा ऐसा केस अगर हमारे सामने आता है तो कोशिश करते हैं कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम विटनेसेस बेसिस पे या विक्टिम की कंप्लेन के अकॉर्डिंग उसका हम सॉल्व करें। अगर कोई ऐसा केस जो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम कंसर्न अथॉरिटीज को उसको फॉरवर्ड करते हैं, ताकि उसको स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर उसको महिला को उस विक्टिम को रिलीफ मिल पाए। जी, ऐसे भी आपके सामने घरेलू हिंसा की भी, यदि आप चूंकि ऑफिस वहां पे डिप्टी मेयर हैं और आपके एम्प्लॉइज हैं, तो वहां पे भी घरेलू हिंसा की भी बातें आती होंगी। तो घरेलू हिंसा की बात तो घर की हुई, उसको आप कैसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं? ये मोस्टली हम एक कोशिश करते हैं, जैसे आपने ममता जी भी जानती हैं कि हम पर्सनल काउंसलिंग सेंटर्स भी खोले हुए हैं बाय द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इवन हमारी एनजीओज का बहुत हमारे साथ इनका सहयोग रहता है कि एनजीओज अप्रोच करके भी हम उनको जो है रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। इवन हमारे विमेन सेल्स रहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट हमारे एरियाज में, हमारे विमेन सेल बहुत हेल्प करते हैं। प्रायर टू कोर्ट की हम कंसर्न जो है वो अथॉरिटी जो हमारे विमेन सेल है उसमें हम इसका एफआईआर दर्ज कराएं या कंप्लेन फाइल करें। तो हियरिंग्स के काम एक पहला प्रयास रहता है कि काउंसलिंग का, चाहे हमारा सोशली हो, चाहे एनजीओ के माध्यम से हो, या हमारे इन्हीं रिमांड हाउसेज अपने विमेन सेंटर्स के माध्यम से हो, विमेन सेल के माध्यम से हो। तो पहला स्टेप हमारा काउंसलिंग ही रहता है। अगर काउंसलिंग से हमारी बात नहीं बनती है तो फिर हमारे पास जो हमारे लीगल एस्पेक्ट्स है, फिर हमें उसकी तरफ हमें प्रोसीड करना पड़ता है। जी, हमारे साथ में एक दर्शक के रूप में श्वेता शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। उन्होंने इस डिस्कशन की सराहना करते हुए एक अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। इवन एजुकेशन वर्किंग वुमेन डू नॉट पुट फोर्थ कंप्लेंट्स, व्हाट टू टॉक टू रिटर्न कंप्लेंट्स, इसके बारे में आप विचार व्यक्त करिए। रिटर्न कंप्लेन मैंने जैसे बोला कि चाहे सेक्सुअल हेरासमेंट के अगेंस्ट हो या हमारी डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट हो, उसमें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हमारा सेक्सुअल हेरासमेंट वाला है उसमें हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनी होती है या हमारी एक्सटर्नल जो कमेटी ब्लॉक लेवल पे बनी होती है, आप कंसर्न को अगर आप अप्रोच करते हैं तो यू कैन फाइल एनी इवन वर्बल और रिटन कंप्लेंट अगेंस्ट दैट वेरी फेलो, तो आपका रिग्रेसल होता है। अगर नहीं है वहां पे तो अगर आप सोशली या एनजीओ को आप अप्रोच करते हैं तो उसके माध्यम से भी एक कोशिश रहती है कि रिलीफ हमारे विक्टिम को मिल पाए। जी सॉरी, ये क्वेश्चन शायद सिंधु कपूर जी का था। सॉरी, पहले मैं श्वेता शर्मा जी का चूंकि मैसेज आया था, तो अब शायद हमें लगता है कि आपकी बातों से सिंधु कपूर जी को उत्तर मिल चुका होगा उनके इस क्वेश्चन का या विचार का। और इसमें ममता जी आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि आप तो जगह जगह पे फील्ड वर्क करते हैं, और
क्योंकि आप वहां पे जम्मू कश्मीर में काफी दिनों से इस सभी कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रमों में काम कर रही हैं। तो इसमें जो आगे आने वाले जो समय पे आपका क्या विचार है कि आगे हम इसको कैसे रोक सकते हैं, ममता जी? इसमें काफी काम करने की जरूरत है। अभी जैसे पूर्णिमा जी ने काफी लॉज जो बने हैं, आर्टिकल्स बने हैं विद द प्रोटेक्शन ऑफ फॉर द वुमेन्स, तो इसमें मुझे लगता है कि जैसे हमारी अप्रोच जल्द से जल्द पुलिस तक जाती है। पीछे हमने एक कोविड के टाइम में हमने एक सर्वे फोनो किया, तो उसमें जो वुमेन सेल की इंचार्ज है मैडम, उन्होंने बड़ी हैरानगी से कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी इस कोविड पीरियड में बाकी दिनों से लेके ये जो है एरिया में तो मुझे इन दिनों में ज्यादा केसेस जो है वो आए हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जब भी उस टाइम में ज्यादा हुआ और महिला ज्यादा पीड़ित रही। और दूसरा क्या है कि हमारी महिलाएं जो गृहिणियां हैं, जो मैक्सिमम गृहिणी है, तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां तक कानून का वो इस्तेमाल कर सके। दूसरा क्या है कि जैसे महिला आयोग है, अगर वो कुछ वर्क प्लेस पे उसके साथ उत्पीड़न होता है, वो महिला पढ़ी लिखी है, मेल कर सकती है, सब कुछ है उसके पास है, पर महिला आयोग तक जबकि जम्मू कश्मीर में हमारा महिला आयोग का जो चेयर है वो अभी तक खाली है। तो पुलिस कितनी हेल्प करती है, ये चीजें बाकी प्रदेशों से होते हुए ये इस एरिया में भी हमें इन खासकर मैं पूर्णिमा जी से भी कहूंगी कि ये रिमाइंडर जो है वहां तक पहुंचना चाहिए कि जल्द से जल्द हमारी महिला आयोग जो है, वुमेन कमीशन की वो चेयर जो है वो ऑक्युपाई हो। तो इसलिए ये चीजें जो डेफिनेटली है ममता हमें जी, ये बहुत हमारी कंप्लेंट्स भी आती हैं। इवन लेडीज भी बहुत इसमें विलिंग हैं कि हमारी जो महिला आयोग की जो चेयर खाली है हमारी, तो वो जल्द से जल्द भरी जाए ताकि उसका प्रावधान हमारे में रहे और महिला इसका जो है वो इसका समस्याओं का हल जान पाए। तो महिला आयोग इसमें एक्टिवली वर्क करनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जम्मू केंद्र शासित प्रदेश में हमारी महिला आयोग की चेयर आज खाली है, लेकिन किन्हीं माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करेंगी कि जल्द से जल्द इस चेयर को भरा जाए ताकि महिला निडर होकर इस महिला आयोग के समक्ष आकर अपनी समस्याओं का हल ले पाए। जी पूर्णिमा जी हमारे साथ बस। जी 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 ममता जी, जी, क्योंकि आप इसमें कंटिन्यू। मैं यही जी कहूंगी कि महिलाओं के जो हक की बात है, और महिला और अगर वो नहीं करेंगी, मुझे लगता है कि हमें मिलजुल कर ये काम जो है एलजी साहब के साथ हमें करनी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल क्यों ऐसी बिल्कुल बातें बिल्कुल हैं जो हम नहीं इस चीज को में इसमें डिले क्यों हो रहा है, तो ये एक बिल्कुल ममता बहुत जी, ही आपकी चिंताजनक बात से है। मैं सहमत हूँ। आपकी बात से सहमत हूँ। एक जॉइंट अप्रोच होनी चाहिए आपके माध्यम जी से भी, इवन हमारे माध्यम से भी, जिसका भी एलजी के साहब से मिलना पहले हो पाता है। तो हमारी एक जॉइंट अप्रोच रहनी चाहिए महिलाओं की तरफ से कि महिला आयोग की जो चेयर खाली है वो जल्द से जल्द भरे ताकि महिला आयोग की जो प्रोटेक्शन महिलाओं को मिल पाती है, जिसके माध्यम से उनकी समस्याएं महिलाओं की हल हो पाती हैं, ऐसा प्रावधान यहाँ जम्मू में हम क्यों वंचित रहे महिला। जी जी। जी और दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि हमें अवेयर करने की अभी और जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये जो ऐसी संगोष्ठी होनी चाहिए, इसमें हम महिलाओं को और भी इन्वॉल्व करें, जो पीड़ित हैं वो अपना इसमें अपना लिखित भेज सकती हैं। वो सामने नहीं भी आना चाहे तो वो अपना एक लिखित कुछ दो अक्षरों में जैसे भी वो पन्ने में डाल के वो कर सकती हैं। तो इसमें हम आने वाले समय में भी इस तरह के कुछ ऐसे कार्यक्रम जो बहनों को मदद मिल सके। जी बिल्कुल, लीजिए आप। चाहे अर्बन एरिया हो चाहे हमारा रूरल एरिया हो, हमारी एनजीओज भी वर्क कर रही हैं, लेकिन हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी काफी वर्क कर रही हैं कि इवन हमारी लॉ अपने कोर्ट की तरफ से भी हमारे कैंप्स जो हैं वो लगाए जाते हैं ताकि महिलाओं को अवेयर किया जाए उनके अधिकारों के प्रति
उनको जो अधिकार डिफरेंट सेक्शंस के माध्यम से मिले हैं या हमारे डिफरेंट आर्टिकल्स के प्रति उनको सपोर्ट मिलती है, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट वेरी लॉ एस्पेक्ट, ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान लीगली भी ले सके, इवन सोशली अप्रोच करके। हमारे बहुत सी ऐसी एनजीओज वर्क कर रही हैं जो बहुत महिलाओं की सपोर्ट में रहती हैं, और ऐसे मसले घर के प्रेमिसेस में ही सॉल्व हो जाए, उनकी कोशिश, उनकी प्रयासरत रहती हैं कि वो ऐसे मसले सॉल्व कर पाए। जी, जैसा कि ममता दीदी कह रही थी कि लोग जागरूक करने की जरूरत है, इसी में हमारे दर्शक गण भी जुड़े हुए हैं, जिसमें अंजू बालाजी लिख के भेज रही है मैसेज अपना कि कुछ महिलाएं अपने अधिकारों को नहीं जानती, तो उनको कैसे जागरूक करें। तो इसके बारे में क्या आप थोड़ा बताएं विस्तार से। मैंने जैसे आपके साथ पहले भी शेयर किया कि हमारे लॉ में भी प्रावधान रहता है, हमारे लीगल एथिक्स हमारे सेल भी बने हुए हैं। इवन जिस पार्टी के माध्यम से हम हैं, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, हमारा वहां पे भी लीगल सेल रहता है, एक महिला मोर्चा वहां वर्क करता है, जिसके माध्यम से एक छोटे छोटे कैंप्स का प्रावधान हमारी तरफ से रहता है कि हम जो भी लीगल सेल में हमारी बहनें काम कार्यरत हैं, वो ये लीगल अवेयरनेस उन महिलाओं के प्रति पहुंचा पाए, ताकि एक प्रयासपूर्ण उस कार्य को हम कर पाए, ताकि महिलाओं में अवेयरनेस आए। अभी आप देखे होंगे कि हमारे 3 टायर सिस्टम डेवलप हुआ है, पंच सरपंच रहती हैं, पंचायत के माध्यम से भी हम एक अप्रोच बना सकते हैं कि जो हमारी पंच सरपंच बहनें काफी संख्या में हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके माध्यम से भी हम रूरल एरियाज में ये अप्रोच बनाए कि ये उन अधिकारों को, लीगल अधिकार जो हमारी बहनों को हैं मिले हुए, उसके प्रति हम उनको अवेयर छोटे छोटे कैंप लगाने के माध्यम से भी हो सकते हैं, और हमारे जो लॉ हमारा इंस्टीट्यूशन रहता है उसके द्वारा भी हमारे एडवोकेट जो बहनें हैं वो भी प्रयासरत रहती हैं कि हम भी छोटे छोटे कैंप्स के माध्यम से या लीगल डिस्कशंस के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो या हमारे मीडिया के माध्यम से हो, हम उन बहनों को शिक्षित कर पाए, सक्षम बना पाए कि वो इन अपने अधिकारों को जाने, पहचाने और अपनी समस्याओं का हल पा पाए। हाँ, इसमें सिंधु जी लिख रही हैं, इवन नो रेस्पेक्टिव इन ह्यूमन राइट कमीशन, क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट कमीशन का भी चेयर खाली है। तो ये जी मुझे लगता है कि हमें समय लेके एलजी साहब से मिलना, मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द हम इसको टेकअप करें, अनिवार्य हो गया। हाँ, जरूरी हो गया है। दूसरा एक मैं आपसे एक बात जोड़ना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि हमारे मैक्सिमम ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में ये एक कमेटी भी बनी हुई है कि सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस। तो ये उसमें क्या कुछ आपके ध्यान में है कि ऐसा कुछ वहां कंप्लेंट्स आ रही हैं, उसमें कुछ काम हो रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई महिला उन कंसर्न कमिटीज में अगर अप्रोच करके अपनी कंप्लेंट फाइल कर रही है तो उसका रिड्रेसल डेफिनेटली हो रहा है। ठीक। और दूसरा, जो डोरी में कहीं काफी ग्रामीण एरिया में, वहां पर तो काफी केसेस सामने आए हैं कि कई महिला जो बहन है हमारी, उसको जला दिया था, तो पीछे काफी वो उजागर हुआ था। तो इस तरह के जो है केसेस, ये तो बहुत ही चिंताजनक है। तो ये पुलिस भी उसमें वो एविडेंस नहीं ढूंढ पाती, जहाँ उसको वो पूरा उसको जो पूरी क्या कहते हैं इंसाफ नहीं मिल पाता। तो ये एक बहुत काफी चिंताजनक है। इसमें और क्या ऐसे कानून जो हैं, क्या उसमें कुछ रिव्यू करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कई हमारी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डाउरी डेथ्स होती हैं, लेकिन एविडेंस ना मिल पाने के कारण उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो नेचुरली हमें एक अप्रोच बनानी चाहिए हमारे कंसर्न अथॉरिटीज को, ताकि इस जो हमारे कानून बने हुए हैं उनमें संशोधन हो, उनको सिंप्लीफाई किया जाए, ताकि पीड़िता को हम रिलीफ जो हम दिलाने में कहीं कामयाब हो पाए।
ऐसी बहुत सी ऐसी डेथ्स हुई हैं, जैसे ममता जी ने आपने बोला कि थोड़े महीने पहले ही शायद रूरल एरिया की थी कि उनके सारे जो मायके वाले थे उस डेड बॉडी को लेके सड़क पे बैठे हुए थे, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल पाया था। तो एविडेंस बहुत मैटर करता है, लेकिन एक हम कोशिश कर सकते हैं एक महिला होने के नाते से कि इन कानूनों में को सिंप्लीफाई किया जाए या ऐसे एविडेंस को भी काउंट किया जाए जो पीड़िता अपने मुख से अगर देती है, वो तो उसका काउंट तो होता ही होता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें पीड़िता का जो बयान है वो देने की परिस्थिति में नहीं होती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में अगर हम इन कानूनों को सिंप्लीफाई करने की या उनको अमेंड करने की अगर हम कोशिश करवा पाए तो वो भी एक बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा। मुझे लगता है कि पूर्णिमा जी एक ध्यान में मेरी और बात आ रही, दिनेश जी आप भी थोड़ा इस पे ध्यान दें कि जो हमारी वीर नारी होती हैं जिनके हस्बैंड शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पर, जहाँ आर्मी में कहीं भी, तो उस महिला के साथ भी बहुत ही इंसाफ नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो उसको अपने पति खोने का गम है, अगर छोटे बच्चे हैं उसको वो कैसे पालेगी, और जो वहां आर्मी की तरफ से बहुत सारा उनको सपोर्ट मिलती है, और वो उसके जो उस टाइम में वो इतनी उस पोजीशन में नहीं होती, और वो उसके जो उसको पैसा आता है, जो उसको भी मिलता है, तो वो उसके वो इतनी अवेयर नहीं होती। तो काफी केसेस ऐसे आए थे। तो जो हमारे डायरेक्टर थे, चेयरमैन थे आर्मी सैनिक बोर्ड के, तो उनके साथ भी हमें काम करने का मौका मिला, और हम उन परिवारों में गए। एक तो वो अबला बेचारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसकी तो मैट्रिक भी नहीं थी कि कोई उसको काम भी आगे दे, तो वो पूरी डिपेंड थी अपने हस्बैंड, अपने विडो का, उसके ऊपर कैसे उसका लालन पालन अपने बच्चों को करेगी। तो मुझे एक मौका मिला था, तो हम मिलजुल के हमने काम किया। तो वो काफी ऐसे केसेस आए, कई महिलाएं जो हैं अगर वो दूसरी शादी भी कर लें तो उसको वो कुछ नहीं मिल पाता। तो अगर वो उसको, जैसे करगिल वार में भी कुछ ऐसे केस आए थे, कईयों के तो वो पेट्रोल पंप जो थे उनके ससुराल वालों ने बेच दिए, और उस महिला को कुछ नहीं, एक तो उसने पति भी खोया। इस तरह के भी हमें काम करने की बहुत जरूरत है, जबकि आर्मी की तरफ से काफी उनको मदद भी मिलती है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे केस आए थे जिसमें वो पुलिस वो वाला काम नहीं कर पाती थी, कि जो आर्मी ही खुद सॉल्व करती थी। तो वो उन महिलाओं के साथ भी, काफी वीर नारियों के साथ काफी ऐसे केसेस सामने आए थे। जी जी बिल्कुल ममता जी, आप बिल्कुल सही बात आपने कहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में जुड़ने वाला जो केस है, इस केस के ऊपर, क्योंकि जनरल क्या है, वीर नारियां बहुत कम रहती हैं समाज में, उनके तरफ लोगों का ध्यान भी नहीं जाता, और जो गलत लोग हैं उनका जो शासन से या प्रशासन जो उनको लाभ मिलता है उसका उन लोग दुरुपयोग कर लेते हैं या उसको हड़प लेते हैं। इस बात में बिल्कुल सही आपने बात छेड़ी है कि इस जी, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। थोड़ी देर पहले ही हमारा ये पुलवामा वाला जो दिन था हमारा, 14 फरवरी को हमने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उस दिन ही मेरा कुछ ऐसी वीर नारियों से मिलना हुआ, तो उनकी तरफ से बहुत सी ऐसी कंप्लेन्स आई थी कि जो भी उनको आफ्टर डेथ उनको कंपनसेशन दी जाती है, उसमें अगर उसमें परिवार में उनके डिपेंडेंट जो होते हैं उनका जो शेयर होता है वो डिफाइंड होना चाहिए। क्योंकि जैसे ममता जी ने हमारे साथ शेयर किया कि कई ऐसे परिवार होते हैं, ऐसी वीर नारियां होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जो अपने अधिकारों को नहीं पहचान पाती हैं, तो उनमें बहुत दिक्कत होती है कि उनको जो कंपनसेशन दी जाती है या तो उनके ससुराल में रहने वाले व्यक्ति उसको हड़प जाते हैं, जिससे उसका जो फ्यूचर जीवन होता है उसको निभाने में उसे बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसमें भी हमें संशोधन की बहुत जरूरत है। उन सब घर में जो उनके डिपेंडेंट्स, उनकी जो उनका वर्किंग टाइम होता है उसमें जो डिपेंडेंट उन्होंने एनरोल करवाए होते हैं, तो जो अगर कंपनसेशन आफ्टर डेथ उनकी मिल जाती है तो उनमें हर एक जन का जो शेयर है वो डिफाइंड होना बहुत जरूरी है।
ताकि जो भी व्यक्ति उसमें उस पे डिपेंडेंट होता है वो उसमें कोई कंट्रोवर्सी ना बने, बाद में कोई झगड़ा ना उत्पन्न हो पाए। ऐसा प्रावधान अगर आर्मी पर्सनल्स के माध्यम से ही उसका शेयर जो है वो डिफाइन कर दिया जाए, या ऐसा प्रावधान हमारे गवर्नमेंट के माध्यम से हो, तो वो बहुत सरलता लाएगा। ताकि एक तो नारी पहले ही संकट की घड़ी में होती, समस्या में होती है, और अगर उसके ऑफस्प्रिंग्स, अगर उसके बच्चे उसके साथ में रहते हैं, तो बाद में उसका जो है जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारा एक मिला जुला प्रयास रहना चाहिए ताकि हम उस वीर नारी को कहीं ना कहीं उस समस्या से उसका हल दिलाने में कामयाब हो। जी, और ये बहुत शर्म की बात है कि हमारी वीर नारी का संबंधी लोग जो उनके रिश्तेदार होते हैं वही उनको पीड़ित करते हैं। ये हमारे लिए भी शर्म की बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इसमें क्या है, मैं एक दर्शकों का सवाल और आ रहा है, तो एक सवाल है श्वेता शर्मा जी का, उनका अभी ले लेते हैं जल्दी से सवाल इसमें। व्हाट इज द करंट मैकेनिज्म ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल इन जेएमसी रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस? इसमें आप विचार व्यक्त करिए। हाँ, जीएमसी जम्मू में जो भी अगर कोई वर्क प्लेस पे किसी के साथ ऐसा घिनौनी हरकत करता है, कोई सेक्सुअल हरासमेंट करता है, तो वो कंसर्न हमारी कमिश्नर है उसको भी बता सकती है। अभी जो आपके माध्यम से एक हमारी कमेटी बननी चाहिए जिसमें हमारी जो इसकी हेड है वो एक महिला रहनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि कमिश्नर इज होली सोली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेरी प्लेस, और आप मतलब कि स्ट्रेट अवे आके कमिश्नर को अपनी रिटर्न एवं वर्बल जो है वो कंप्लेन वो है वो फाइल कर सकते हैं, ताकि आपका रिड्रेसल ऑन द कमिटेड एविडेंसेस के ऊपर या आपके द्वारा जो कंप्लेन में फैक्ट्स लिखे गए हैं उसके माध्यम से रूबरू होकर और इंक्वायर करके उसको आपकी समस्या का हल का जो है वो समस्या का हल जो है वो उस संबंधित विक्टिम को हम दे पाए। जी, इसमें कोई यदि कोई घर से ईमेल करना चाहे या मैसेज करना चाहे, बिल्कुल ऐसा कोई प्रावधान है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारी वेबसाइट पे हमारे ईमेल हमारे कमिश्नर के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रहते हैं, अगर उसमें वो ईमेल कर देती है तो भी उसका रिड्रेसल जो है वो होगा ही होगा। जी बिल्कुल, काफी अच्छी जानकारी आपकी है। और ममता दीदी, आप बताइए कि आप आगे क्या करना चाह रही हैं इसमें, कुछ तो अपने विचार ऐसे प्रकट करिए कि लोग जुड़े, और लोगों को हमको जो जिनको जोड़ना है पूरे देश भर से, एक हमको संगठित होकर जो काम करना है उसमें आप अपने विचार व्यक्त करिए। देखिए दिनेश जी, इसमें ये ऐसे टॉपिक हैं जिसपे हमें बहुत काम करने की जरूरत है, और ये काम जो है वो अकेले नहीं हो सकता। इसमें हमें काफी बहनों को जोड़ना होगा। आज जैसे पूर्णिमा जी जिस स्थान पे बैठी हैं, महापौर डिप्टी मेयर हैं, तो ये एक बहुत ही इनकी अप्रोच भी काम आएगी और जो बहनों को मदद हो सकती है। अगर कमिश्नर कोई लेडी नहीं है तो ऐसे में हमें उस कमेटी का मेंबर जो है वो लेडी की जो उसकी समझ सकती है प्रॉब्लम। तो इस तरह से भी हमें करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे हमारे एरिया हैं जो अभी मैं कहूंगी कि रूरल एरिया, अर्बन में तो सॉल्व कितना भी हो सकता है, लेडी पहुंच सकती है। जो जो रूरल एरिया में हमें वहां काम करने की जरूरत है। जैसे पीछे हम बॉर्डर्स पे काफी हमारा विजिट हुआ था, गए थे हम सर्वे करने, तो उसमें काफी सारी बच्चियां जो हैं वो स्कूल इसलिए नहीं जा पा रही थी या अपने काम कर ली इसलिए नहीं जा पा रही थी कि उनको लगता था कि हम अगर हमारी कोई व्हीकल जो है मिस हो गई या हमारा यातायात का साधन जो है वो हम वहां कोई गाड़ी मिस हो गई अगर कॉलेज स्कूल या उसमें, तो वो वापस कैसे जाएगी। तो इस तरह के हमारे काफी सारे इश्यूज जो थे वो सामने आए थे। तो हमने आने वाले समय में आपको भी हम ये बताने में खुशी होगी कि वो जो हमने सर्वे किया उसकी किताब आने वाली है। तो उसमें इस तरह के भी इशू हमारे सामने आए कि सबसे मेन बात क्या है कि बॉर्डर का एरिया में वहां पर एक तो वो शेलिंग से जूझ रही हैं,
और उनको मेंटली जो हेरासमेंट हो रही है, चाहे वो पाकिस्तान की शेलिंग से वो पीड़ित हैं और वो घर परिवार छोड़ के वो फिर अपने स्कूलों में उनको बसाया जाता है टेम्परेरी। तो इस तरह के जी जो ये जो है उसमें मेंटली हेरासमेंट काफी होती है, और वहां पर वो जब कैंप्स में रहती हैं, वहां माँ भी चिंतित है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए कि वो इस एक हॉल में सभी को वहां पर छोड़ देते हैं। तो सभी के जी बिस्तर जो है वो बेडिंग जो है वो साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। तो वो जी एक माँ जो है वो उस चीज को समझ सकती है, लेडी समझ सकती है कि उसकी अगर जवान बेटियां हैं तो वो उस कैंप में कैसे रहे। तो इस तरह से हमें ये यहाँ भी इस एरिया में भी काम करने की जरूरत है। वहां पर महिलाएं तो वो पहरा देती रहती, हम तो सारी रात सो नहीं सकते कि हमारी जी जवान बेटियां हैं। तो ये बड़ी सारी जी ऐसी चीजें हैं जहां पर माँ बाप खुद ही इस चीज की चिंता करते हैं। वहां पर ना वो पुलिस काम कर सकती, ना कोई जो गवर्नमेंट के जो बनाए हैं प्रोटेक्टर ऑफिसर्स हैं, वो भी वहां पर ऐसा काम नहीं कर पाते। वुमेन सेल्स जो है वो जी डिस्ट्रिक्ट के सिटी टाउन एरिया में होती हैं, जो ग्रामीण एरिया का है वहां की अप्रोचेबल नहीं होती। हमें ये भी एक इशू लेना पड़ेगा जी कि जो ग्रामीण एरिया का जो बॉर्डर एरिया है, वो खासकर वहां पर तो आर्मी ही की उसकी मूवमेंट रहती है। तो वो महिलाएं जो हैं वहां की अप्रोच जो है डायरेक्ट पुलिस के साथ या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ वो नहीं कर पाती। तो यहाँ वो एरिया भी हमारे एरिया में वो काम करने की जरूरत है, वो एरिया खाली पड़े हैं। तो आगे चलकर जी हम ये सभी जॉइंट जो है एक ऐसा करें कि जिसमें हम हमारी बहनों को फायदा हो। और ये टॉपिक लेना भी एक इसी की वजह से एक अवेयरनेस बहनों में आए, ये एक हमारा मेन मोटिव जी है। और इसके साथ घरेलू हिंसा के साथ साथ जो भी एक टॉपिक रहता है हम उसको साथ जोड़ते हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जी हम इसमें मेंटली हेरासमेंट जो होती है, जो उस ट्रॉमा में लेडी रहती है, उसको हम कैसे जी मनोवैज्ञानिक जो हमारे डॉक्टर्स हैं या हमारी कुछ ऐसे प्रोफेसर्स हैं, हम उनको भी जी बुला के इस मंच पर जी हम उन बहनों को जो घर बैठी इस चीज को सुन सकती हैं, उसको वो कैसे है इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो इस तरह से भी हम सोच रहे कि ये आजकल ये जो चल रहा है कि हम घर बैठे हर चीज अपनी इस कोरोना काल में हमने ये बड़ा पॉजिटिवली हम सोचें कि हमने जी मीडिया में खासकर वेबिनार के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीजें घर बैठे हमने सीखी है। ये टेक्नोलॉजी जो है ये हमारी बहनें घर बैठे भी इस चीज का यूज कर सकती है, इसका फायदा ले सकती है। जी ये स्वाति शर्मा जी दर्शक के रूप में हमारे सामने आई हैं, विचार व्यक्त किए हैं कि देश के विकास में महिलाओं का विशेष योगदान होता है। ये उनके विचार हैं। और आपका दीदी काफी अच्छा कहना भी है कि सही में मेंटली हरासमेंट जो है वो शायद घर में ही नहीं, घरेलू हिंसा में नहीं, बाहर में भी जो यौन उत्पीड़न हो, चाहे जिसमें भी काम करने वाले क्षेत्र में भी मानसिक हरासमेंट तो बहुत सही टॉपिक है और उसको अगले एपिसोड में हम जरूर लेना चाहेंगे। यदि हमारे साथ में अच्छे जो डॉक्टर्स हैं या अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं, चाहे प्रोफेसर, यदि वो जुड़ते हैं तो हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा। और इस सभी समस्याओं से संबंधित भी जो श्रोतागण हैं, कोई अच्छे वक्ता हैं, उनको भी हम इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं कि आप यदि आपके पास कोई अच्छे विचार हो तो आप दर्शक के रूप में या पैनलिस्ट के रूप में इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए एक खुला मंच है। जी दीदी। जी दिनेश जी, जैसे ममता जी ने बोला कि हमारे जी बॉर्डर एरिया का सर्वे इन्होंने किया था, तो जी वर्क जी प्लेस वहां पे जॉइंटली जब हमारी बच्चियां सोती हैं तो नेचुरली उनके पेरेंट्स बहुत चिंतित होते हैं कि जी उस समस्या से वो कैसे निजात पा पाए। जैसे जी मैंने आपके साथ रिड्रेसल में ये भी बोला कि अगर हमारी जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट की कमेटी रहती है रिड्रेसल के लिए, वैसे भी जी हमारे ब्लॉक स्तर पे भी ऐसी कमेटियों का गठन हुआ होता है रूरल एरियाज जी में, जहां पे अगर कोई पीड़ित महिला है वो अपनी समस्या का समाधान पाना चाहे तो वो जी ब्लॉक लेवल पे भी अप्रोच करके अपनी समस्या का समाधान पा सकती है। और कोई भी जी व्यक्ति अगर वो बच्ची नहीं उसको अप्रोच कर पाती
उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, उनके घर में रहने वाला कोई भी शख्स उनके बिहाफ पे उस ब्लॉक लेवल जी कमेटी के समक्ष वो अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है, चाहे जो भी सुविधा, चाहे टेलीफोनिकली रहे, उसके माध्यम से भी वो उस ब्लॉक समिति को वो अप्रोच कर सकता है अपनी कंप्लेन फाइल करने के लिए, जी जिसको वो 90 डेज के अंदर उसको कंप्लेन फाइल कर सकता है और 60 डेज के अंदर उसका रिड्रेसल हो जाए। जी ठीक। बिल्कुल, काफी अच्छा। और जी इसमें हमको जागरूक करना पड़ेगा। ममता जी, आपसे भी मतलब आपके जरिए बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों के जरिए, और पूर्णिमा जी तो सामने हमारे उदाहरण स्वरूप हैं कि इसमें महिलाओं को लॉ का भी ज्ञान होना चाहिए। और जैसे कि पूर्णिमा जी खुद एडवोकेट हैं, तो शायद यदि कोई सामने कोई आता हो तो बोल देती होंगे मैं तेरे कोर्ट में घसीट दूंगी, तो लोग डरते होंगे। तो एक जरूरी है उनको, महिलाओं को कानून का ज्ञान भी। आज जरूरत है दिनेश जी, आज जी जरूरत है। महिला अगर उड़ान भरना चाहती है या हमारी बच्ची अपने पंख लगाकर उड़ना चाहती है, तो हम जी महिलाओं को उनकी सपोर्ट में उतरकर ऐसी अवेयरनेस जगह जगह ऐसे छोटे छोटे कैंप्स लगाने चाहिए, जी ताकि हम बच्चियों को या महिलाओं को उसके प्रति हम सचेत कर सके, उसके प्रति हम उनको अवेयर कर पाए। और अपने आप में भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि अगर हम 1-2 जानते हैं तो नेचुरली जी किसी बच्चे को सिखा पाए तो अपने आप में सेटिस्फाइड फील करते हैं। जी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बच्चियों को यदि एक तो शारीरिक प्रोटेक्शन के लिए मार्शल आर्ट्स ये सब भी आना चाहिए, और दूसरा बिल्कुल कानून का भी बिल्कुल। ज्ञान बच्चों को शुरू से ही देना चाहिए, जी जी। जिससे कि हाँ वो हर चीज जानेंगे, तब जाके उस चीज का सामना कर पाएंगे और लोगों को समझा सकेंगे कि देखो आप गलत कर रहे हो, इस तरीके से करोगे तो ये धारा लग सकती है। लोगों को जब समझ में आ जाता है कि बच्ची को कानून का ज्ञान है, या वो अपने बिल्कुल खुद। बिल्कुल। आज का युग दिनेश जी वैज्ञानिक युग है। आज जी अर्बन एरियाज में देखो या अपने रूरल एरियाज में देखो, हमारी जी महिला शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिला है। जो योजनाएं, जो फ्री एजुकेशन हमारी गवर्नमेंट के माध्यम से दी गई है, तो जी आज पहले चयन किया जाता था कि हम बच्चों को पढ़ाएं या बच्चियों को पढ़ाएं, लेकिन जी आज फ्री एजुकेशन मिलने के जो प्रावधान हमारे योजनाओं के माध्यम से हो पाया है, तो जी आज कोई घर, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं रहता, यहाँ जी बच्चियां फ्रीडम के साथ पढ़ने अपने इंस्टीट्यूशन पे जाती हैं। और जी खुदा ना खास्ता ना करे भगवान, कहीं इसी समस्या से महिला को या बच्ची को इस समस्या से रूबरू होना पड़ता है, तो आई थिंक हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी रहती है स्कूलों में, मार्शल आर्ट की भी रहती है। हमारी जो दुर्गा वाहिनी है, हमारा जो स्वयंसेवक संघ है, उसके माध्यम से अगर हमारी बच्चियां जुड़ी होती हैं, तो अपने आप को इन समस्याओं के प्रति सजग कैसे करना है, सचेत कैसे रहना है। और अगर ऐसा कोई छोटा मोटा इंसिडेंट अगर किसी बच्ची के साथ हो जाता है या किसी महिला के साथ हो जाता है, तो अपने आप को सुरक्षित कैसे रख पाना है, ऐसा प्रयास ऐसे इंस्टीट्यूशंस का रहता है कि महिला को सक्षम बनाए। और अगर महिला अगर परिवार की संस्कृति, परिवार का जो लालन पालन होता है वो भी बहुत वर्क करता है। घर का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बच्ची को कैसे माहौल में ब्रॉटअप किया गया है, उसको सक्षमता उसमें हम डेवलप कर पाए हैं, चाहे वो संस्कारों से, मुख्य संस्कारों के माध्यम से हो या उसकी फिजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से हो। तो हमारा जी आज का ये प्रारूप रहना चाहिए, हम ये अप्रोच रहनी चाहिए कि हमारी बच्ची ऑलराउंडर डेवलपमेंट के बाद ही समाज के प्रति जाए, ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर पाए और एक स्वस्थ माहौल में काम कर पाए। जी बिल्कुल। हमारे साथ दर्शकों में एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, जिसमें लगातार वैसे मैसेजेस तो आते जा रहे हैं, कुछ मैसेजेस को हम ले पा रहे हैं। विजय कुमार जी हैं, उन्होंने लिखा है कि इट इज गुड प्रोग्राम फॉर स्कूल टीचर्स टू टेकल सच टाइप्स ऑफ इश्यूज। मतलब ये इसको सराहना करते हुए बता रहे हैं कि स्कूल टीचरों के लिए भी ये काफी अच्छा प्रोग्राम है। तो शायद सभी के लिए प्रोग्राम ये अच्छा है। घरेलू हिंसा तो हर जगह होती है, और इसमें आप अपना कुछ बिल्कुल विचार। बिल्कुल। ये जी जी पूर्णिमा जी। ये विजय जी हमारे टीचर हैं बसोली के, और वो पूरा जो बनी एरिया ऐसा है जो भद्रवाह से जुड़ता हुआ डुग्गन में आजकल इनकी वहाँ हाई स्कूल में काम कर रहे हैं। तो जी इनके काफी दूर एरिया में है, उसके जी बावजूद भी ये अपना उनको वहाँ ये
सुनने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, और ये हमारे काफी सपोर्ट करते हैं। मैं जी जैसे पूर्णिमा जी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो छात्राएं हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, वो राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति के द्वारा उनको सेल्फ डिफेंस हर साल छात्रा वर्ग लगता है, तो उसमें हमारी बहनें, बच्चियां, छात्रा जो हैं वो खासकर आज के जमाने से नहीं, मैं पिछले 20-25 सालों से ये देख रही हूँ, 35 सालों से, कि वहां हर साल छात्रा वर्ग लगता है और वो बच्चियां सेल्फ डिफेंस और हर चीज, तलवार, उसमें दंड चलाना, उसमें फायरिंग, उसमें कैसे करना, उसमें टारगेट सेट करना, और ये सब चीजें, हथियार भी, क्योंकि जो डोडा की लड़की है वहां सेल्फ डिफेंस की उसको करने की वो पूरी सक्षम होनी चाहिए। तो मुझे जी एक याद आ रहा कि जब हम स्कूल गोइंग थे तो हमारे प्रिंसिपल को आके, हमारे जो साथ में वो स्कूल था, लड़कों का स्कूल था, तो एक बारी हमने लड़कों को पिटाई कर दी। हम जी दोनों बहनें जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट दिया जो हम हमारे से सहन नहीं हो पाया, तो हमने जी उसको उसी वक्त उसका जवाब दे दिया। तो ये हमें जब एक्टिव करना पड़ा, और जाके वो जो उनके टीचर्स थे, लड़कों ने जाके अपने टीचर्स को सुनाया, तो उन्होंने कहा कि ये फलाने स्कूल की बच्चियां थी, उन्होंने हमें इस तरह से मारा। तो जब वो जी हमारे पास सुबह वो प्रिंसिपल ने हमें बुलाया कि ऐसे ऐसे बात है, तो आप ही वहां उस एरिया में जाते हैं, तो ऐसी क्या बात होगी, हमें कंप्लेन आ गई। तो हमने उनको बताया कि ये उनके जो बॉयज जो थे वो हमें बदे बदे कमेंट्स दे रहे थे, तो हमने उनकी अच्छी पिटाई कर दी, जबकि हमारे घर में हमारे भाई और हमारे जो बड़े भाई थे, तो वो उन्होंने हमें उनको बताना पड़ा कि जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने जी खुद ही उसको निपटारा कर लिया। तो ये महिला और बच्ची में ये पहले उसको एक तो वो जो वर्ड सुनती है उसको सहन ना करे, उसका जी उसका रिएक्ट करे। अगर वो उसको सेल्फ डिफेंस उसने सीखा है, नहीं भी सीखा है, तो वो चिल्लाना शुरू कर दे। तो इस तरह से जी कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो पब्लिक भी इकट्ठा कर सकती है, महिला तो वैसे भी बहुत सक्षम है। तो ये मुझे याद आ रहा, तो वो हम लड़कियों की कंप्लेन पे ऐसा हुआ कि भाई उन्होंने खुद ही निपटारा कर लिया, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब हमने जी सुनाया तो हमारे प्रिंसिपल ने कहा बहुत अच्छा, ये तो मैं उनको जाके सुनाऊंगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है, हमें सेल्फ जी डिफेंस, जिनको नहीं भी आता तो वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ वो कर सकती है। जी जी ममता बिल्कुल। जी, मैं बस एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जी आपकी बात सही है कि महिला सक्षम होनी चाहिए अपनी सुरक्षा के प्रति, लेकिन एक माँ होने के नाते से घर की संस्कृति बहुत वर्क करती है कि हम बच्चे और बच्चियों को कैसे ब्रॉटअप करते हैं अपनी फैमिलीज में। अगर जी महिला की सुरक्षा, महिला को सक्षम बनाने से अगर हम उसको सक्षम बनाए कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर पाए, वही हमारी एक ड्यूटी ये भी बनती है कि हमारे जो मेल इश्यूज की जो ब्रॉटअप हो, उनको भी अपनी उनकी मानसिकता कैसी डेवलप हो, उन्होंने बहन को बहन के प्रारूप में देखना चाहिए, पत्नी को पत्नी के प्रारूप में, माँ को माँ का दर्जा देना चाहिए। अगर ऐसी संस्कृति, ऐसी मानसिकता के साथ अगर माँ एक अच्छा लालन पालन एक अपने बच्चे का करे और इस जी कर्तव्य को निर्वहन करते हुए, आजकल सारी वर्किंग फैमिलीज हैं। और आज एक टॉपिक हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें कुटुंब जोड़ने की तरफ चलना चाहिए। अगर जॉइंट फैमिली हमारी होती तो दादी अपनी शिक्षा देती है, चाचा अपनी शिक्षा देता है, ताया हो जी घर में तो अपनी शिक्षा देता है, बुआ हो बिल्कुल घर में तो बहुत सानिध्य रहता है। अगर संस्कारों में एक मेल व्यक्ति का लालन पालन होता है और सारे ही रिश्ते एक परिवार में देखता है, तो उसकी मानसिकता वैसी ही है, रेस्पेक्ट जी करने की उसकी मानसिकता वही घर से ही पनप जाती है कि मैंने माँ को माँ का दर्जा देना है, चाची को चाची का, ताई को बिल्कुल ताई का, बुआ का बुआ का, और जी अपनी बच्ची को बच्ची का।
तो आज बहुत जरूरत है कि हम जॉइंट फैमिलीज की तरफ हम बढ़े, ताकि जो शिक्षा का, जो समझाने का प्रारूप फैमिलीज में रहता था, और एक सिंगल फैमिली में रह के बच्चा जब माँ बाप की भी अपेक्षा का केंद्र रहता है, माँ वर्किंग है, फादर वर्किंग है, सारा दिन बच्चा एलोन अकेला परिवार में रहता है, तो वो सहारा लेता है, इसका अपना ये टीवी के माध्यम से संस्कार सीखता है, या फोन के माध्यम से अपने संस्कार जो है अपनी मानसिकता उसकी डेवलप होती है। तो वो भी एक कारण रहता है हमारा समाज के प्रति आदरपूर्ण जो है समाज को ना लेने का। तो हमें मेरा एक खुद का एनालिसिस है कि अगर हम मेल वर्जन जो है लोगों का, बच्चों का अगर लालन पालन हम सही कर पाए, उनको सुसंस्कृत बना पाए, उनकी मानसिकता घरों से ही डेवलप कर पाए, तो वो भी एक पॉजिटिविटी रहेगी हमारे समाज के प्रति, कि हमें वही समस्त माहौल में पनपा हुआ बच्चा जब समाज में जाता है तो अपने आप में ही आदरपूर्ण सब रिश्तों को देखेगा, और ऐसी विकृतियां समाज में देखने को जो है पनपेंगी भी नहीं, और विकृतियां देखने की समस्या भी नहीं से भी हम परे रह सकते हैं। जी देखिए, आपकी बातों का समर्थन करते हुए सरनजीत कौर जी जुड़े हुए हैं दर्शक के रूप में, और उन्होंने लिखा है मैसेज द्वारा कि वेरी ट्रू मैम, सोशलाइजेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग will make lot of difference. We have to do sensitization to both of gender. बिल्कुल दोनों जेंडर को हमको संस्कार देने की जरूरत है। और बिल्कुल बिल्कुल पहले ज्वाइंट फैमिली में ये सब मिलते थे, आजकल चूंकि लोग अलग अलग हो गए हैं, सिंगल फैमिली हो गई है, इसमें हमारे संस्कार भी कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। तो ज्वाइंट फैमिली की जरूरत है, समाज को संस्कार देने की जरूरत है ज्वाइंट फैमिली के द्वारा, और एक अच्छा समाज जब बनेगा तो सीधी बात है कि बच्चे भी अच्छे हमारे जो संस्कारी निकलेंगे और समाज का एक अच्छा निर्माण होगा। ये ज्वाइंट फैमिली से जल्दी हो पाएगी। आपका कहना बिल्कुल सही है। दादी अपनी कहानियों के प्रति प्रेरित करेगी बच्चे को, उसका इम्पैक्ट जो प्रैक्टिकली रहता है वो बहुत इम्पैक्ट रहता है बच्चों के ऊपर। जो घरों का स्नेह सानिध्य जो मिलता है, आज के जो बच्चे हैं इस प्यार से वंचित हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ आज वर्किंग हैं, और बच्चे लोनली फील करते हैं जब उनकी अपेक्षा समाज के माध्यम से भी होती है, और जब वो स्कूल से खाली समय घर में अकेले व्यतीत करते हैं, तो वो भी कई ऐसी विकृतियों को पनपता है उनके दिमागों में, जो ऐसी समस्याओं का उत्पादन हमारे बीच में रहता है। जी बिल्कुल, जैसे देखिए सरनजीत कौर जी भी बोल रही हैं, दर्शक के रूप में मैसेज किए हैं, फैमिली कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब फैमिली काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बच्चों के संस्कार के निर्माण में। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आज का समय चूंकि ज्यादा भी हो रहा है और ज्यादा हो चुका है, और आप लोग का डिस्कशन काफी अच्छा लगा, दर्शकगण कंटिन्यू जुड़ रहे हैं और लोग लगातार आप लोगों की बातें को सुनना चाह रहे हैं, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, पर समय की बाध्यता के कारण हमें सभी से विदा लेना पड़ेगा, सभी से आज्ञा लेना पड़ेगा अगले नेक्स्ट वीक के लिए। और इसलिए मैं दर्शकों का नाम भी आप लोगों के साथ में पढ़ देता हूं। श्वेता शर्मा जी, सिद्धू कपूर जी, अंजू बालाजी, सरनजीत कौर जी, स्वाति शर्मा जी, विजय कुमार जी, सरनजीत कौर जी, आप सभी दर्शकगण इस कार्यक्रम में मैसेज के द्वारा जुड़े, और हमारे साथ में पूर्णिमा शर्मा जी जो कि डिप्टी मेयर हैं जम्मू की, और एडवोकेट भी साथ में है। मैं तो चाहूंगा कि जम्मू हमें बुलाएं और वहां जम्मू की जो स्वर्ग है वहां के दर्शन भी कराएं। तो ये सादर आमंत्रित हैं जी, आप सादर आमंत्रित हैं जी। चूंकि आप वहां पोस्ट में हैं तो मैं बोल सकता हूं आपको कि हक से कि नगर पालिका की तरफ से हमारी व्यवस्था भी होगी। बिल्कुल आप आइए जी। काफी अच्छा लगा और दर्शकगण काफी उत्साहित हैं, परंतु समय की बाध्यता के कारण मैं सभी दर्शकों से आज्ञा लेना चाहूंगा। और पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ममता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को कंटिन्यू आपने आगे बढ़ाने की कोशिश की है और लोगों तक पहुंचाने की, जन जन तक जो पहुंचाना है हमें, उसमें आप लोग शरीक हुए। और ममता जी का तो कार्यक्रम ही है, तो ममता दीदी आपका शायद कार्यक्रम सफल हो रहा है और इसी सफलता को आगे की चरम सीमा में हमें पहुंचाना है। उसके आपका
ये आपका बड़प्पन है दिनेश भाई जी, जो हमने एक मिलजुल के प्रयास किया और उसका जी अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है। और जी बिल्कुल ये ऐसे एरिया है, यहाँ हमें काम करना बाध्य है और जरूरी भी है। तो जी मैं आज पूर्णिमा जी का भी और आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना इम्पोर्टेंट समय हमें दिया। और दर्शकों का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो इसका जो कुछ गृहिणियां जो हैं, वो महिलाएं जो हैं, इसका उपयोग जो है वो करें और उनको अवेयरनेस हो रही है घर बैठे ही। जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। जी। और धन्यवाद आखिर ममता में जी। मैं आप लोगों से विदा लेने के पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस कार्यक्रम के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों की बातें जन जन तक पहुंचे, आपके विचार जन जन तक पहुंचे। इसलिए इसके लिंक को जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जी नमस्कार। थैंक यू।